अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस और इसी तरह सेकंड टॉपिक हम लेंगे जो हमारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा मार्केट कंडीशन पे, यानी चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। तो आज के लेक्चर में हम चेंजेस इन मार्केट कंडीशन पे बात कर रहे हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड चेंजेस इन मार्केट कंडीशन, दो टॉपिक आज के हमारे लेक्चर में डिस्कस होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइस डिटर्मिनेशन पे बात की कि किस तरह प्राइस डिटर्मिन की जाती है, और ये भी हमने देखा कि इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट किस स्टेज पे किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे डील हो रही होती है या ट्रेड करती है। अब ये देख लेते हैं कि जब प्राइस डिटरमिन की जाती है, जब प्राइस सिलेक्ट की जाती है या आप डिसाइड कर रहे होते हो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ होलसेलर, एज अ रिटेलर, एज अ मैन्युफैक्चरर, तो किस तरह कोई कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को डिसाइड करने में, प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट देख लें, 4 फैक्टर्स पे यहाँ बात होगी। पहला फैक्टर जो है वो है प्रोडक्ट कॉस्ट। पहले भी बात हुई कि प्रोडक्ट कॉस्ट जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, जो एक प्रोडक्ट का पार्ट है। जब एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसके लिए मटेरियल कॉस्ट भी वहाँ इन्वॉल्व होती है, वहाँ लेबर कॉस्ट भी आपको लगानी पड़ती है, वहाँ फैक्ट्री ओवरहेड की भी कॉस्ट होती है, यानी फैक्ट्री का खर्चा। फिक्स कॉस्ट कुछ पुट अप की जाती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट पुट अप की जाती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये तब सब तमाम एक्सपेंसेस जब कंबाइन होते हैं तो अल्टीमेटली एक कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट की शक्ल ले लेते हैं। तो अब जो भी प्रोडक्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट, एक फिनिश गुड, एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल, कोई प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल, कोई भी इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं, तो वो एक कास्ट की कम्बिनेशन होती है, वो डिफरेंट कास्ट की कम्बिनेशन होती है। तो जब आप प्रोडक्ट की कास्ट देखते हैं या प्रोडक्ट की कास्ट को जब आप बजटिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये क्लियर हो जाता है कि प्रोडक्ट की कास्ट ये है तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। अगर हाँ, यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि अगर कोई भी कंपनी कोल्ड ड्रिंक बना रही है, तो कोल्ड ड्रिंक पे उसे पर बॉटल या पर यूनिट कास्ट देखनी होगी कि पर यूनिट कास्ट हमारी क्या पड़ रही है। पर यूनिट कास्ट पे हम कितना प्रॉफिट या प्रॉफिट की रेशो या परसेंटेज क्या डिसाइड करें, ताकि हम एक सेल वैल्यू दे पाएँ, एक सेल प्राइस दे पाएँ प्रोडक्ट को। तो अगर 50 रुपीज़ कॉस्ट है, तो वहाँ 20 रुपीज़ या कास्ट का 10%, कास्ट का 15% एक्स्ट्रा या एडिशनल वैल्यू रख दी जाती है, जो एक प्रॉफिट की शक्ल होती है। तो यहाँ से एक सेल वैल्यू बनती है, ये सेल प्राइस बनती है। इसका ये मतलब हुआ कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, इस प्रोडक्ट कॉस्ट हेल्प आउट करता है, ये फर्स्ट फैक्टर है जो हेल्प आउट करते हैं आपको प्रोडक्ट को प्राइसिंग करने में, प्रोडक्ट की प्राइसिंग या प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेशन में। तो अब आप रीड आउट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इफ अफेक्ट द प्राइस। इट इंक्लूड्स टोटल ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट incurred throughout production, distribution and selling of the product। अब ये 3-4 कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं जो आगे सेमेस्टर्स हमारे पास कुछ आएंगे, जिनमें हम डिटेल में इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि फिक्स कास्ट क्या होती है, वो कास्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स रहे, रिमेन फिक्स, उसमें कोई चेंज ना आए। अगर आपने 10 रुपीज़ एक कास्ट रखी है कि फ़िक्स कास्ट हमारी 10 रुपीज़ होगी तो 10 ही रहेगी। जैसे है बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का रेंट थ्रू आउट द ईयर जो है ये, या क्वार्टर कह सकते हैं, ये थ्रू आउट द ईयर, एक टेन्योर तक, एक अकाउंटिंग पीरियड तक फिक्स रहता है। तो ये हुआ फिक्स कास्ट। आप अब या आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एक फिक्स कास्ट है कि रेंट, अगर रेंट डीड साइन कर दी गई है बिजनेस की तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से या मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तो अब वो पूरा साल
हर मंथ वही फिक्स रेंट पे करेगा, तो ये अब चेंज नहीं होगा। इस रेंट में कोई ना रेंट डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। अब आप एक टेनेंट जो है वो ओनर को वो आप कह सकते हैं कि जो उसने रेंट देना होगा वो फिक्स रेंट देगा। ये फिक्स कास्ट की एग्जांपल हुई। वेरिएबल कास्ट ऐसी कास्ट जो चेंज हो, टाइम टू टाइम चेंज होती रहे। तो ये तमाम कास्ट, यानी पहले आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लें। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये वेरिएबल कास्ट है। ये कभी अगर 1000 है, कभी 1200 है होगा, कभी 20,000 होगा, कभी 22,000। तो पूरे साल में ये डिपेंड करता है कंजम्पशन पे और ये वेरिएबल रहता है। सेमी वेरिएबल कास्ट जब होगी, सेमी वेरिएबल मींस कि आप फिक्स कास्ट को किसी टाइम में, किसी खास टाइम में उसे चेंज करना चाहें, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज लाना चाहें। यानी रेंट पे बिल्डिंग ली गई और 3 महीने के बाद देखा गया कि ये मुकम्मल बिल्डिंग हमें नहीं चाहिए, इसका कुछ हमें पोर्शन जो यूजेज में है, बाकी आप फॉर एग्जांपल उसका रेंट या उसकी डीड आप कैंसिल कर लेते हैं। और 2 शॉप ली गई हैं, 2 में से 1 शॉप वापस कर दी जाती है। तो यहाँ मुकम्मल प्रोडक्शन टाइम में अब सेमी वेरिएबल रहा। पहले ये कुछ पोर्शन फिक्स है, कुछ पोर्शन वेरिएबल हो अगर कास्ट का, तो आप इसे सेमी वेरिएबल कहेंगे। तो ये मैं साथ कुछ डिस्कस, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग देने के लिए। जब प्रोडक्ट पहले बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग के जो जो एक्सपेंसेस हुए, इन तमाम एक्सपेंसेस को जब आप एडअप कर लेते हैं, तो इन ये आपको यहाँ हेल्प आउट करते हैं कि अब ये तो एक एक्सपेंसेस की परसेंटेज है, इससे कितना फर्दर हम प्रॉफिट रख के प्रोडक्ट को प्राइस दें। तो फर्स्ट फैक्टर जो होगा आपके पास वो होगा प्रोडक्ट कॉस्ट। जब भी किसी प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को प्राइस देना चाहते हैं या प्राइस डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो आपको प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट करता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप होलसेलर हैं, आप बिजनेसमैन हैं या आप रिटेलर हैं। तो यहाँ फर्दर हमने कुछ डिस्कस किया कि अगर सेमी वेरिएबल देखें, सेमी वेरिएबल कास्ट टेक इनटू अकाउंट दोज कास्ट वी चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कि ये वो कास्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी मीन्स कि आप प्रोडक्शन की रेशियो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। आप 10 यूनिट बनाते हैं तो 10 यूनिट पे कास्ट फॉर एग्जांपल 1000, एक यूनिट कह दें या एक एरिया या डिपार्टमेंट कह दें, उसकी कास्ट 1000 पड़ रही है। जैसे आप यूनिट 8 करते हैं तो वो 1000 कास्ट जो है वो कम हो जाती है। फिर यूनिट आप 6 करते हैं तो कास्ट उससे कम। ये वेरिएबल कास्ट का पोर्शन होगा जो प्रोडक्शन के साथ साथ कम होगा या ज़्यादा होगा। लेवल ऑफ एक्टिविटी या लेवल ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसमें चेंज आए, तो अगर कोई भी कास्ट चेंज हो रही हो तो इसे आप कहेंगे कि ये सेमी वेरिएबल कास्ट है। अब सेकंड फैक्टर हम ले लेते हैं कि द यूटिलिटी एंड डिमांड। Habitually, end user demands more units of a product when its price is low and vice versa. On the other hand, when the demand for a product is elastic, little variation in the price may result in large changes in the quantity demand. सेकंड फैक्टर ये है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी मींस किसी भी प्रोडक्ट की कंजम्पशन, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसकी डिमांड, उसकी डिज़ायर, उसकी मार्केट डिमांड में अगर चेंज आ रहा हो, तो इसको देखते हुए भी प्राइसिंग की जा सकती है। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी बेसिस पे आप देखते हो कि प्राइस चेंज हो सकती है, जिसकी बेसिस पे प्राइस डिटरमिन की जा सकती है। यानी हम काफ़ी ऐसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स देखते हैं, जब एक शॉपकीपर सुबह देखता है, सुबह उन्हें प्रोडक्ट या उसने अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया, उसने अपनी शॉप स्टार्ट की, तो वह उस वक्त देखता है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस उसने लगाई वो अब सेल नहीं हो रही, उसको वो मार्जिन नहीं मिल रहा, उसके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही। तो ये यूटिलिटी को समझता है कि यहाँ लोग मेरे प्रोडक्ट प्राइस से सेटिस्फाई नहीं है, या उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं है, क्वांटिटी सेटिस्फाइड नहीं है। वेटेज प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, नॉन सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसके बाद अब प्राइसिंग को चेंज करता है। पहले अगर पर के जी 100 कह रहा है, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है, तो अब वो प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करना शुरू कर देता है। 100 से 95 पे आएगा, 90 पे आएगा, 85 पे आएगा। एक टाइम आता है कि 80 या 70 तक ले जाता है, मीन्स कि 30% तक उसका डिक्लाइन कर देता है। तो यूटिलिटी और डिमांड, तो यूटिलिटी आप किसे कह रहे हो? यूटिलिटी मींस द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट किस तरह एंड यूज़र को, अल्टीमेट यूज़र को, कंज्यूमर को या कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा।
अगर सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होता है तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। अगर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है, सेटिस्फेक्शन लो वो अचीव नहीं हो रही, तो फिर आप देखते हो कि उसके किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। सीज़न चेंज के साथ, जैसे गर्मियों का सीज़न ख़त्म हो रहा होता है तो सर्दियों का सीज़न आ रहा होता है, विंटर सीज़न आ रहा होता है, तो फिर आप देखते हो काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी यूटिलिटी अब डिक्लाइन हो रही होती है, लोग वो प्रोडक्ट अब नहीं ले रहे होते, फुली यूटिलाइज हो चुके होते हैं, वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर चुके हैं, वो प्रोडक्ट उनके टेस्ट वो अचीव कर चुके होते हैं। तो अब आप देखते हो कि प्रोडक्ट की प्राइस डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो ये देखें, ये फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे प्राइस डिटर्मिनेशन होती है, जिनकी बेसिस पे प्राइसिंग की जाती है प्रोडक्ट की। तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में अगर लिटिल वेरिएशन, जैसे कहा गया, इलास्टिसिटी वेरिएशंस या कोई चेंज आए किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में, तो वो हमें नज़र आता है कि वो डिमांड की वजह से आ रहा होता है या प्रोडक्ट की यूटिलिटी की वजह से आ रहा होता है। डिमांड और यूटिलिटी लिंक्ड हैं आपस में। लेकिन इसके वाइस वर्सा या इसके अगेंस्ट अगर बात करें, कोई भी प्रोडक्ट जब इन इलास्टिक चल रहा हो और उसकी प्राइस जो है, आप देखते हो कि प्रोडक्ट इन इलास्टिक जा रहा है, लोग उस परचेज़ नहीं कर रहे, तो एक फैक्टर तो ये है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस फिर कम कर दी जाए। बिजनेसमैन या शॉपकीपर है, वो संक कास्ट से बचने के लिए, वो संक फैक्टर से बचने के लिए कि कास्ट उसकी ना डूबे, कास्ट को संक से बचाने के लिए, संक पॉलिसी से बचाने के लिए अल्टीमेटली क्या करता है, एक बायर, एक मैन्युफैक्चरर, एक सेलर, एक सेलर, एक मैन्युफैक्चरर प्राइसिंग कम करता है, डिक्रीज करता है। जैसे प्राइस डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली आप देखते हो कि वो प्रोडक्ट की कुछ सेलिंग रेशो है, सेलिंग वैल्यू जो है, सेल वैल्यू इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी या डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग में, उसकी वैल्यूएशन में आपको हेल्प आउट करती हैं। थर्ड फैक्टर हम ले सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट कंपेटिटिव कितनी है, क्या कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ये देखते हुए कि अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहां आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक आपको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ आप देखते हो कि कंपटीशन को अचीव करने के लिए, मीटअप करने के लिए, फिर वही प्राइसिंग करनी पड़ती है जो आपका कंपेटिटर कर रहा है। यानी अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ अगर स्टॉल लगे हुए हैं और एक स्टॉल पे आप गए हैं, वहाँ प्राइस कुछ और है, दूसरे पे कुछ और है, तीसरे पे कुछ और है, तो वहाँ अगर कंपैटिटर जिसकी प्राइस रीज़नेबल होगी, सूटेबल होगी, उसकी अगर सेल होना शुरू हो जाती है, तो बाकी जो उसके कंपैटिटर साथ ठहरे होते हैं, उसके मद्दे मुकाबले जो लोग, ये बिजनेसमैन के शॉपकीपर ठहरे होते हैं, वो वही प्राइसिंग डिसाइड कर लेते हैं, वही प्राइस लगाते हैं जो प्राइस उसका कंपैटिटर लगा रहा है, जिसकी अच्छी सेल हो रही है। तो आप कंपटीशन को देखते हुए, लेवल ऑफ कंपटीशन को देखते हुए, कंपेटिटिव सिचुएशन को देखते हुए, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट कर सकता है, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जा सकती है। तो यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट consistent factor affecting the price of manufactured good is the nature and degree of competition in the market, कि कौन सा कंपटीशन चल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या है, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, कि आप ये तो हम नहीं कह सकते कि एक प्रोडक्ट बी कैटेगरी का है और उसकी सेल हो रही है तो ए कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो बी कैटेगरी की प्राइस पे बेचा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी सेम क्वालिटी के, सेम क्वांटिटी के, सेम कैटेगरी के जब प्रोडक्ट्स सेल हो रहे होते तो वहाँ कंपटीशन जज होता है। कंपटीशन जो है वो सेम कैटेगराइज प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें हो रहा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो प्रोडक्ट्स कैटेगरीज चेंज हैं उनमें भी वही वैल्यू उनको दी जाए जो उनके लोअर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को दी जा रही है। अ फर्म कैन फिक्स एनी प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स इफ द डिग्री ऑफ कंपटीशन इज लो। However, when there is a competition in market, the price is fixed after keeping in mind the price of substitute goods. तो आप सब्सटीट्यूशनल गुड्स को देखते हुए, इस सब्सटीट्यूशनल गुड्स की वैल्यू क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, वो उनकी सेल वैल्यू, सेल वॉल्यूम क्या जा रहा है मार्केट में, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, किस प्रोडक्ट का ट्रेंड ज़्यादा पीक पे है, इनको देखते हुए, या हम किस लोकेशन में हैं, हम किस मार्केट में हैं, हम किस सिचुएशन में हैं, इस चीज़ को देखते हुए, या फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हुए कि फ्यूचर में ट्रेंड्स कहाँ जाएंगे,
इन चीज़ों को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं, प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं, प्राइस को सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट प्राइसिंग क्या कर रही है, लीगल रेगुलेशंस आप पे क्या हैं। अगर प्राइस हाई रखी जाए तो उससे टैक्सेस क्या होंगे, टैक्स नेट में आप किस टैक्स नेट में आ जाएंगे, किस टैक्स रैंक में आ जाएंगे। यानी अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस पर यूनिट रखते हैं 100 रुपीज़ और आप बेच रहे आप बना रहे हैं 1000 यूनिट्स, तो आप यहाँ देखते हो कि अगर 1000 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करें और पर प्रोडक्ट या पर यूनिट प्राइस 100 हो, तो फिर हमें टैक्स देना पड़ेगा और एक हाईएस्ट टैक्स देना पड़ेगा। और जब हम टैक्स नेट में आ जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी प्राइस और इंक्रीज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो इससे बचने के लिए, टैक्स नेट से बचने के लिए फिर क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को वो प्राइस दी जाती है कि कम से कम टैक्स नेट में आया जाए, कम से कम टैक्स एक्सपेंसेस हमारे हम पे आए, टैक्स पेनल्टीज आए या टैक्स चार्ज हमें फेस करना पड़े। तो ये भी देखना पड़ता है, लीगल लीगल रेगुलेशंस देखनी पड़ती हैं कि आईएसओ क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड है। एक प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो उसको हम किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इस चीज़ को देखते हुए प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है। जैसे यहाँ हम रीड आउट कर सकते हैं कि फर्म्स विच हैव अ मोनोपोली इन द मार्केट हैबिचुअली चार्ज अ हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स इन order to protect the interests of the public. The government intervenes and regulates the price of the commodities. For this purpose, it declares some products as indispensable products, for example, life-saving drugs, etc. तो ये डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जहाँ लीगल रेगुलेशंस को आपको फेस करना है, फॉलो करना है, जहाँ आप इतनी हाईएस्ट प्राइसेस पे नहीं जा सकते, जो जिन प्रोडक्ट्स की आप शॉर्टेज नहीं कर सकते, जिन प्रोडक्ट्स को आपको मार्केट को जो भी डिसाइडेड रेशो होती है वो प्रोवाइड करने होते हैं मैन्युफैक्चरर को। या गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या हैं, लीगल रेगुलेशंस क्या हैं, एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी प्राइसेस में गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि शुगर केन इस प्राइस पे लिया जाएगा, गंदम इस प्राइस पे ली जाएगी। तो अब एक मैन्युफैक्चरर को एक शुगर मिल ओनर जो है या एक फ्लोर मिल ओनर है, उसको वही प्राइस पे प्रोडक्ट लेना होगा, उसी प्राइस पे रॉ मटेरियल लेना होगा जो प्राइस गवर्नमेंट उसे दे रही है, उसमें वो चेंज नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट जब लीगल लीगल रेगुलेशंस दे दे, गवर्नमेंट की जब कानून साजी हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से जब प्राइसिंग कर दी जाए, तो अब उस प्राइस से पीछे नहीं हट सकते। अब ये भी एक फैक्टर है जिसकी बेसिस पे प्रोडक्ट को प्राइस किया जा सकता है, प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन की जा सकती है। तो हमने फर्स्ट टॉपिक में 4 फैक्टर्स पे बात की। हमने कहा कि प्राइस डिटर्मिनेशन प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हमने कहा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए, जिनकी बेसिस पे आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर आपके पास आप कह सकते हैं कि ओन सोर्स है, वो है प्रोडक्ट कॉस्ट। जो आपके पास तमाम कास्ट अकाउंटिंग की डिटेल जब होती है, कास्ट अकाउंटिंग आप कर चुके होते तो उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं। इसी तरह यूटिलिटी एंड डिमांड, जो एक मार्केट इन्फॉर्मेशन है, आपको मार्केट से इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए, R&D के ज़रिए। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक मैन्युफैक्चरर का दे रहा होता है कि हमारी प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड किस लेवल पे जा रही है, इसको देखते हुए प्राइसिंग की जा सकती है। इसी तरह द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन को देखते हुए, यानी आप जब रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं मार्केट का, तो वहाँ देखते हैं कि हम मार्केट किस मार्केट का पार्ट है और हमारा मार्केट कंपटीशन को क्या फेस करते हैं। ये सर लास्ट है लीगल एंड गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस की। गवर्नमेंट आपको कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी आपको पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ट्रेंड दे दिया जाए, उसको आपको फॉलो करना हो, तो उसकी बेसिस पे फिर अपने प्रोडक्ट की कास्टिंग या उसकी प्राइस की लगाई जा सकती है, प्राइस सेट की जा सकती है। अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे वीक 9 और 10 का पार्ट है, जहाँ के चेंजेस इन मार्केट कंडीशन, किस तरह मार्केट की कंडीशंस चेंज होती हैं। मार्केट कंडीशन जब चेंज हो रही हों, यानी हमने जब बात की कि मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ डिमांड और सप्लाई की वजह से, डिमांड की शॉर्टेज की वजह से, डिमांड के सरप्लस की वजह से, या सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से, या सप्लाई के सरप्लस की वजह से जब मार्केट चेंज हो, मार्केट में चेंजेस आ रही हों, तो
फिर मार्केट या तो आप देखते हो कि डाउन साइजिंग में जा रही होती है या अपवर्ड मूवमेंट में जा रही है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा होता है, या मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। अब हम ये बात कर लेंगे यहाँ यानी लास्ट टॉपिक में कि जब एक मार्केट शेप हो रही होती है, मार्केट के ट्रेंड्स, ये जो 5 ट्रेंड्स हैं यानी या 3 ट्रेंड्स जिसे आप कह सकते हैं, शॉर्टेज, इक्विलिब्रियम एंड सरप्लस के ट्रेंड्स, ये किस तरह शेप होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन ट्रेंड्स को शेप करते हैं, जिनकी वजह से ये ट्रेंड्स डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट ये क्लियर करना हमें ज़रूरी है कि ट्रेंड्स हम किसे कह रहे हैं, कि ट्रेंड्स आर व्हाट अलाउ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर टू कैप्चर प्रॉफिट्स whether on a short or long time frame in an overall trending market or a range of environments. The flow from one price to another is what creates profit and losses. There are 4 major factors that cause both long-term trends and short-term fluctuations. These factors are government, international transactions, speculation and expectations, and supply and demand. तो अब हम ये बात यहाँ कर रहे हैं कि कोई भी मार्केट जब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म रेंज में हो, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस फेस कर रही हो या लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन फेस कर रही हो, लॉन्ग टर्म चेंज फेस कर रही हो या शॉर्ट टर्म चेंज फेस कर रही हो, कोई भी मार्केट यानी सरप्लस की तरफ हो या शॉर्टेज की तरफ हो, अपवर्ड मूवमेंट में हो, डाउनवर्ड मूवमेंट में हो, या एक ब्रेक इवन पे हो, यानी ये आप कह सकते हैं कि जिसे हमने इक्विलिब्रियम की बात की, तो ये फैक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं, ये फैक्टर्स यानी ये ट्रेंड्स कैसे डेवलप होते हैं, ये 4 फैक्टर्स की वजह से डेवलप हो सकते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऐसी कुछ रेगुलेशंस दे देती है जिनकी वजह से आप देखते हो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। यानी गवर्नमेंट ने जैसे आपने देखा कि लुब्रिकेंट्स की प्राइसेस डिक्लाइन की कोविड में, जैसे प्राइसेस डिक्लाइन हुए आपने देखा मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, मार्केट में शॉर्टेज फेस करनी पड़ गई। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कुछ ऐसे आ जाती हैं, या तो गवर्नमेंट बहुत लूज रेगुलेशंस दे देती है या बहुत टफ रेगुलेशन दे देती है। तो इस सिचुएशन में आप देखते हो कि फिर मार्केट क्या होती है, वो फ्लक्चुएट करती है और मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, जब आउटफ्लो और इनफ्लो यानी फेडरल रिजर्व से या आप किसी भी कंट्री में उसका इनफ्लो या आउटफ्लो का चेंज आ रहा हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का चेंज नज़र आ रहा हो आपको, यानी डॉलर ज़्यादा जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, कम आ रहे हैं, या पाकिस्तान में डॉलर आना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ इंटरनेशनल करेंसी आना शुरू हो गई है, पाकिस्तान के रिजर्व्स इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं या रिजर्व्स में कमी आना शुरू हो गई है, तो फिर वहाँ से भी आप देखते हो कि ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। मार्केट के ट्रेंड, मार्केट में या तो महंगाई होना शुरू हो जाएगी, या आप देखेंगे स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, या फ्लक्चुएट करेगी, मार्केट डिस्टर्ब होगी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वजह से भी देखा जाता है कि मार्केट फ्लक्चुएट करती है। स्पेकुलेशन एंड एक्सपेक्टेशंस, जब इन्वेस्टर्स को ये क्लियर हो जाए, उनके एक्सपेक्टेशंस उन्हें बता रही, उनके एनालिसिस बता रहे हों कि मार्केट किस तरफ जाएगी, मार्केट इम्प्रूव होगी, अप टाइम में जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, डाउन साइजिंग होगी, तो इन तमाम एनालिसिस को एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे स्पेकुलेटिव जब डिसीजंस लेता है, एक स्पेकुलेटर डिसीजन लेता है, एक ऐसा पर्सन जो शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट कमाना चाहता है, एक ऐसा इन्वेस्टर जो शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो फिर ऐसी सिचुएशन में मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं या उसके एक्सपेक्टेशंस उसे अलाउ कर रही होती हैं, तो अल्टीमेटली किसी भी मार्केट को फ्लक्चुएट कर सकता है या कर सकते हैं। एंड सप्लाई एंड डिमांड, ये फैक्टर तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि सप्लाई और डिमांड 2 फैक्टर ऐसे हैं जो मार्केट फोर्सेस हैं, तो जिनकी बेसिस पे मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं। मार्केट का अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, मार्केट की इक्विलिब्रियम, मार्केट ट्रेंड्स, ये चेंज हो सकते हैं। अब हम आज के लेक्चर में यही कुछ डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज मेजर फैक्टर्स शेप ट्रेंड्स ओवर अ लॉन्ग टर्म, कि किस तरह ये फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में आप किसी भी मार्केट ट्रेंड को फ्लक्चुएट करते हैं या चेंज करते हैं या शेप देते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जब फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज दी जाती हैं, जब सेंट्रल बैंक फिस्कल पॉलिसी देता है या मॉनेटरी पॉलिसी देता है, फाइनेंशियल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी आ रही हो गवर्नमेंट की तरफ से, एनुअल बजट दिए जा रहे हों,
क्वार्टर पॉलिसीज इंटरेस्ट रेट्स जब दिए जा रहे होते हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई फाइनेंशियल पॉलिसी में चेंज किया जा रहा होता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जब चेंज होती हैं या फ्लक्चुएट होती हैं, तो इससे भी फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी चेंजेस आते हैं। आप देखते हो कि इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट ने कम किया, 1-2 महीने पहले इंटरेस्ट रेट में कमी की। इंटरेस्ट रेट में कमी लाने से पर मार्केट्स में चेंज आया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन की तरफ जाएंगे, लोन लेंगे, पैसा फ्लक्चुएट होगा, लोगों तक पैसा पहुँचेगा, ताकि क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम पे पैसा दिया जा रहा है या नो इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जा रहा है, लोन दिए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखते हो कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट ये जैसे चेंज हुए, तो अल्टीमेटली वहाँ से मार्केट के ट्रेंड चेंज होने शुरू हो गए। तो पहला तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसे फैक्टर है, एक ऐसी फोर्स है कि अगर ये फैक्टर चेंज हो, इसमें कोई भी चेंज आए, तो उससे आप देखते हो कि मार्केट के ट्रेंड्स, मार्केट में इन्फ्लेशन ट्रेंड हो गया, डिफ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, ये तमाम ट्रेंड्स जो हैं आप देखते हो कि चेंज होते हैं। इसी तरह अगर फेडरल रिज़र्व किसी कंट्री का है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से फेडरल रिज़र्व जो है उसकी ग्रोथ या उसकी उसमें स्लो डाउन आप देखते हो कि आना शुरू हो जाता है। कि जैसे गवर्नमेंट में इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट रिजर्व्स जो हैं उनमें भी चेंज आना शुरू हो जाता है। यानी लोन अगर लिए गए हैं और उनकी पेमेंट्स करनी हैं, तो पेमेंट्स करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कंट्री से विद इन कंट्री, अगर आप विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट अगर पैसा बनाना है, तो इंटरेस्ट रेट को फिर कंट्रोल करना चाहिए, स्टेबल करना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट रेट स्टेबल होता है, तो अल्टीमेटली विद इन द स्टेट आप देखते हो कि पैसे की ग्रोथ होती है, तो यहाँ से फिर पैसा बनना शुरू होता है, इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ावा मिले और साथ साथ गवर्नमेंट लोन भी ले रही हो, तो वहाँ आप देखते हो कि वो कंट्रीज़, वो स्टेट्स या वो उस कंट्री के रिजर्व जो हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होते हैं। अब इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि by altering interest rate and amount of dollars available on the open market, government can change how much investment flows into and out of the country. किसी भी कंट्री की इन्वेस्टमेंट विद इन द इनफ्लो और आउटफ्लो कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। जैसे मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की, कितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है, कितना पैसा आपकी किसी कंट्री में आ रहा है। ये तमाम चेंजेस, ये तमाम फ्लक्चुएशंस जो हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही डिसीजन होती हैं। और अगर ये प्रॉपर डिसीजन लिए जाएँ, सूटेबल डिसीजन अगर गवर्नमेंट ऐसे कुछ ले, तो फिर आप देखते हो कि या डिसीजंस जो हैं वो अनस्टेबल हों, बेस्ट डिसीजंस ना लिए जाएँ, तो वहाँ आपसे आप किसी भी मार्केट के ट्रेंड्स को काफ़ी उसकी फ्लक्चुएशंस या चेंज को एनालाइज किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वजह से भी आप देखते हो कि मार्केट फ्लक्चुएट होती है, मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैसे? द फ्लो ऑफ फंड बिटवीन कंट्रीज इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड इट्स करेंसी। द मोर मनी दैट इज लीविंग अ कंट्री, द वीकर द कंट्रीज इकोनॉमी एंड करेंसी। पहला पॉइंट तो ये है कि जितना पैसा आपकी स्टेट से किसी कंट्री से जाएगा, आउटफ्लो होगा, उतनी आपकी कंट्री वीक होगी। इसका ये मतलब हुआ एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इंपोर्ट हो रही है, एक पॉइंट। दूसरा ये है कि लोन ज़्यादा लिए गए, वहाँ से पैसा जा रहा है। तो ये पॉइंट भी यहाँ हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वजह से भी काफ़ी हद तक कि कोई भी कंट्री इफेक्ट हो सकती है। इसी तरह थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि द कंट्रीज दैट predominantly export, whether physical goods or services, or continually bringing money into their countries. This money can then be reinvested and can stimulate the financial markets within those countries. कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यानी अगर किसी कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है या इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट के इम्प्रूव होने से, इंक्रीज़ होने से, या इंपोर्ट के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से, कंट्री में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इम्प्रूवमेंट आने से मार्केट ट्रेंड्स चेंज होती हैं, और यहाँ से भी किसी भी कंट्री की मार्केट आप देखते हो कि फ्लक्चुएट करती है, फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करती है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किसी भी मार्केट को शेप करते हैं, मार्केट ट्रेंड्स को शेप करते हैं, मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड, मार्केट की
डाउनवर्ड, ये जितने भी आप कह सकते हो कि मार्केट की फ्लक्चुएशन, ये चेंजेस हैं, तो ये फर्स्ट हमने कहा कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से फैक्टर्स जो है इसकी वजह से फ्लक्चुएट करती हैं। सेकंड हमने कहा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वजह से फ्लक्चुएट कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं स्पेकुलेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। Speculation and expectations are integral part of financial system. Consumers, investors, and politicians all hold different views about where they think the economy will go in the future, and that affect how they act today. Expectations of future actions is dependent on current acts and shapes both current and future trends. यहाँ आप देख लें कि स्पेकुलेशन हो या एक्सपेक्टेशन हो, किसी भी इन्वेस्टर की, किसी भी बिजनेसमैन की, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी ट्रेडर है, अगर उसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हों या उसकी स्पेकुलेटिव फॉरकास्टिंग्स हों, इनकी बेसिस पे आप देखते हो कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो मूव करता है, फ्लरिश करता है। कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस ऑल होल्ड डिफरेंट व्यूज अबाउट वेयर दे थिंक द इकोनॉमी विल गो इन फ्यूचर। यानी जब ये एक्सपेक्टेशंस हों आपके एनालिटिकल पावर की पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फोरकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बेसिस पर कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में मार्केट कहाँ होगी, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट, डॉलर्स, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के शेयर्स, किसी कंट्री की वैल्यू, किसी मार्केट के ट्रेंड्स क्या होंगे, इन एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे आप देखते हो कि मार्केट शेप होती हैं। क्योंकि वैसे ही फिर एक इन्वेस्टर, एक स्पेकुलेटर, एक पॉलिटिशियन, एक एनालिस्ट उसी तरफ मूव करता है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जो उसकी फोरकास्टिंग होती है, अपनी फोरकास्टिंग को देखते हुए वैसे ही मूव करता है, तो वैसे फिर मार्केट उसी तरफ जाती है। तो हम ये यहाँ कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस पे, अगर आप कोई भी मार्केट देखिए चेंज हो रही हो, फ्लक्चुएट करे, तो वहाँ से भी मार्केट शेप करती है, मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं। इसी तरह फोर्थ फैक्टर जो हमारे पास है वो है सप्लाई एंड डिमांड। यानी मार्केट, कोई भी किसी भी मार्केट के ट्रेंड्स में जब फ्लक्चुएशंस आती है, जब मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं या मार्केट शेप हो रही होती है, तो वहाँ सप्लाई और डिमांड भी फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर मार्केट चेंज होती है, मार्केट में चेंज आता है। Supply and demand for products, services, currencies, and other investments create a push-pull dynamic in prices. Prices or rates change as supply or demand changes. If something is in the demand and supply begins to shrink, prices will rise. If supply increases beyond current demand, prices will fall. If supply is relatively stable, prices can fluctuate higher and lower as demand increases or decreases. ये कुछ आपके सामने कंडीशंस हैं कि जब सप्लाई में इंक्रीज़ आए, सप्लाई में डिक्रीज़ आ रहा हो, सप्लाई स्टेबल हो, डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा हो, डिमांड में डिक्रीज़ आ रहा हो, डिमांड स्टेबल हो रही हो, तो किस तरह प्राइसेस इफ़ेक्ट होती हैं। और प्राइसेस इफ़ेक्ट होंगी तो मार्केट में चेंज आता है। हमने जो भी फैक्टर देखे, चाहे वो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट फैक्टर को देखा, चाहे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को देखा, चाहे हमने थर्ड फैक्टर देखा यानी सब स्पेकुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन को देखा, और इस सप्लाई एंड डिमांड, तो यहाँ इफेक्ट तो प्रोडक्ट प्राइस होती है। प्रोडक्ट की प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जब प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं तो उससे मार्केट चेंज होती है, क्योंकि मार्केट जो है वो इन प्रोडक्ट्स की ही कम्बिनेशन से बनती है। ये प्रोडक्ट्स की डीलिंग ही मार्केट डेवलप करती है, इनकी बेसिस पर ही मार्केट बनती है। तो यहाँ से आप देखते हो कि सप्लाई और डिमांड की वजह से अल्टीमेटली मार्केट चेंज होती है। सप्लाई और डिमांड प्राइसेस को चेंज करते हैं, सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे प्राइसेस डिटरमिन होती हैं, और इसी बेसिस पे मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं। अब लास्ट बस क्लोजअप यहाँ कुछ ले लेते हैं कि दीज फैक्टर्स कैन कॉज बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, बट इट आल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल दीज एलिमेंट्स come together to create trends. While all of these major factors are categorically different, they are closely linked to one another. Government mandates can affect international transactions, which play a role in speculation, and changes in supply and demand can play a role in each of these other factors. यहाँ से आप देखते हो कि मार्केट के ट्रेंड्स जब चेंज हो रहे होते हैं, मार्केट शेप हो रही होती है, मार्केट में डाउन साइजिंग आती है, मार्केट में आप देखते हो कि बुलिश ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है, कोई भी ऐसा ट्रेंड जिसकी बेसिस पे मार्केट डील हो रही हो,
तो ये तमाम चेंजेस फ्लक्चुएशंस जो हैं वो इन 4 बेसिक फैक्टर्स की वजह से आ रही होती हैं। ये 4 बेसिक फैक्टर्स ही हैं जो मार्केट को चेंज करते हैं। तो ये आज का टॉपिक थे हमारे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस वीक को क्लोज़ करें। यहाँ कोई प्रॉब्लम इशू हो तो ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।